हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी पेपर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैथ्स की पेडागोजी लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने क्लास फर्स्ट को नहीं देखा है वो अब लोग भी क्लास फर्स्ट को भी देख लें। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास सेकेंड लेकर आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो भी हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं तो उनको वही मैं क्वेश्चंस आपके लेके आई हूँ ताकि आप इनको पढ़कर जाएं और अच्छे से पेपर को सॉल्व करें। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो किसे गणितीय पाठ्यक्रम, जो भी हमारा मैथ्स का कैरिकुलम है, जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, तो उसके संबंध में शुद्ध कथन को हमें शुद्ध कथन पहचानना है। कौन सा कथन? शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन हमारा क्या है? यहाँ पे जो शुद्ध कथन है वो हमारा क्या है कि बीज गणितीय विचारों की नींव जो है प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। जो बीज गणितीय, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बीज गणितीय विचार हैं उनकी नींव जो है बच्चों में किस पर डाली जा सकती है? प्राथमिक स्तर से ही डाली जा सकती है। तो जो हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय पाठ्यक्रम के बारे में निम्न अनुशंसा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे कहना है कि कुछ मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग उसको अच्छे से लिसनिंग करिएगा। तो गणितीय पाठ्यक्रम सुसंगत हो, जो गणितीय पाठ्यक्रम है वो कैसा हो? सुसंगत हो, ताकि ये विभिन्न प्रकार की विधियाँ और कौशल जो कि अंकगणित, बीजगणित आदि से संबंधित है। तो गणित जो है हमारा अंकगणित और बीजगणित आदि से संबंधित है, संयुक्त रूप से किसी भी अन्य विषय के बारे में समझ विकसित करने में सहयोगी हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे हमारा कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा। देखिए, प्राथमिक स्तर जो हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ है उस पर कौन सी अवधारणा? त्रिभुज हमारा कैसा होता है? इस तरीके से होता है, ट्राइंगल। तो उसकी अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो त्रिभुज की अवधारणा के संबंध में कह रहे हैं कि शुद्ध कथन को पहचानना है। तो इसमें भी हमें शुद्ध कथन पहचानना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? शुद्ध कथन। तो बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे? बच्चों के सामने जो है सभी प्रकार के अलग अलग तरीके के क्या रखेंगे? त्रिभुज व अन्य आकृतियां। त्रिभुज के साथ हम क्या रख सकते हैं? अन्य आकृतियों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। ताकि देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या है, त्रिभुज की बच्चों को समझ का परिचय देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो हमारा क्या है, अलग अलग शेप्स हैं, जो स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे सर्किल है या स्क्वायर है, तो अलग अलग तरीके की कह रहे हैं कि आकृतियां भी प्रस्तुत करना चाहिए। इससे क्या होता है? देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं का विकास का अनुक्रम है। अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना, चित्र के द्वारा समझाना, बच्चों को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। इसलिए त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के लिए बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज रखने चाहिए और जो है अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है, जो कौन सा जो प्रोसेस है वो क्या है? वांछनीय है। तो कौन सा प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है हमारी वांछनीय है? तो कौन सी है? संकल्पना की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना है। कह रहे हैं कि जो संकल्पना है उसकी अंतर्दर्शी समझ को क्या करना है? उसको प्रोत्साहित करना है। जैसे संकल्पनाओं को, अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना है ताकि शाब्दिक समस्याएं हल करते समय, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया रखा नहीं होता है कि जैसे कि दे रखा होता है शब्दों में, तो कह रहे हैं कि शाब्दिक समस्याएं हल करते समय बच्चों को पता चले कि जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग देना है। तो ये संकल्पना की अंतर्दर्शी समझ को क्या करना चाहिए? हमें बच्चों में क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। तो कह रहे हैं कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें से कह रहे हैं कि किसे जो है ऐसा कौन सा है किसे जो है संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष जो भी हमारी मैथ्स की क्लास जो भी क्लासरूम है, मैथ का क्लासरूम है, उसका जो है लक्षण नहीं माना जा सकता है। तो नहीं माना जा सकता है, तो हमें रॉन्ग बताना है इसमें से। तो किसके लक्षण नहीं माना जा सकता है? कि प्राथमिक स्तर पर
स्तर पर आंकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर आंकलन के लिए विषय परक परीक्षा का उपयोग करना जो है वो रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं होता है। तो रचनावाद दर्शन शास्त्र का एक संप्रदाय है जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। तो जो रचनावाद है वो किस पर आधारित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। रचनात्मकता शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, रचनात्मकता में क्या होता है, विद्यार्थी का पूर्व यानी कि प्रीवियस नॉलेज होती है, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज अवस्थाओं और कौशलों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से कथन, इसमें जो है कौन सा ऐसा कथन है की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो किससे की जा सकती है? तो किससे की जा सकती है? मानस दर्शन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मानस दर्शन है, वहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था, उसमें जो पढ़ा था उसमें संज्ञानात्मक जो भी हमारे क्या रचनावादी संरचनात्मक, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मानस दर्शन है, कौन सा दर्शन है? मानस दर्शन गणित का एक क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है। तो मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ये कथन गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से पूर्णतः क्या है, सत्य है। सन 1920 के लगभग पियाजे ने ये समझ बनाई कि बच्चों द्वारा की गई गलतियां हमें ये बताती हैं कि वे कैसे सोचते हैं, और ये गलतियां उनकी गणितीय सोच में झांकने का एक उम्दा झरोखा है। सीखने का ये नज़रिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियता मानता है, तो रचनावादी मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 16। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप, यहाँ पे कह रहे हैं कौन सी एक्टिविटी जो है बच्चों में, जो भी स्टूडेंट्स हैं उसमें त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए क्या है, अधिक उपयुक्त है। तो कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सी है? बोतल के ऊपरी, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई। तो कह रहे हैं कि बोतल के यहाँ पे जो आएगा ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, यानी कि जो बोतल होती है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि एक बोतल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बोतल के ऊपरी दृश्य को, यहाँ पे आ जाएगा ऊपरी दृश्य, एक ही में लिख गया है, यहाँ पे क्या करें कि ऊपरी दृश्य, ठीक है, तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, तो ये क्या करेगा, इससे जो है बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो गणित के अधिगम, गणित की लर्निंग के संबंध में कौन सा कथन कह रहे हैं कि सही नहीं है। तो गणित के अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा क्या होती है, स्वाभाविक होती है। ये तथ्य गणित के अधिगम के संबंध के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हमें सत्य नहीं बताना था, तो यहाँ पे सत्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ये सत्य नहीं है। अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। आप लोग जानते हैं कि अधिगम या फिर लर्निंग का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सीखना होता है। विद्यार्थी जो होते हैं जन्म से पूरे जीवन तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देखिए अभी क्या है, आपने जन्म से लेकर जो भी अब जिस भी स्टेज में चल रहे हैं फिर भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो गणित के अधिगम द्वारा विद्यार्थी के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप गणित सीखेंगे तभी आप जो भी आपकी लाइफ है उसमें क्या करते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम जहाँ पर हमें गणित का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बाकी सब सही है, जो सही नहीं है वो आपका क्या है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो ये इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए वांछनीय होगा, ठीक है, वांछनीय प्रक्रिया,
तो प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया को हमें क्या करना है, चुनना है, पहचानना है। तो चुनिए, तो इसमें से कौन सा है राइट है। तो कहने के बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है। तो कह रहे हैं कि तर्कणा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गणितीय तर्कणा का सूचक है, यहाँ पे तर्कणा होगा। ओके, यहाँ पे ये तर्कणा को काट दें। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो गणितीय तर्कणा का जो सूचक है वो आपका क्या है, तो वो आपका क्या है, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। क्या है, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता है। गणितीय नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित समस्याओं को सुलझाने की योग्यता गणितीय तर्क शक्ति कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पूछे जाने वाले प्रश्न गणित के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो ये जो आपके मैंने 10 क्वेश्चंस करा दिए, 10 इससे पहले की क्वेश्चन वीडियो में कराए थे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी कीजिए और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको अच्छे से पहले राइट कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। मेरा मतलब है नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जितने भी PYQs हैं उन्हें राइट कर लीजिए। मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे PYQs होते हैं जो आपको बार बार देखने पर भी याद नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या है, आप लोग अच्छे से नोटबुक में राइट कर लीजिए, ताकि जब उस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। टाइम इतनी जल्दी फास्ट भागेगा कि आप लोग कहेंगे कि कैसे मैं इतनी वीडियोस देखूं। तो वीडियो को ना देखकर आप लोग सब उससे पहले क्या करें, आप अपने नोट्स पे एक नज़र को डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।